गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। मैं जब से इस मिशन में आया था, यहाँ जयपुर में आने के पहले से ही तो मेरे दिमाग में ये था कि यदि इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाना है तो एक महाविद्यालय होना चाहिए और उसमें विद्वान तैयार होना चाहिए। जब तक विद्वान तैयार नहीं होंगे, कार्यकर्ता नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज़ तरक्की नहीं हो सकती है। और मैं सोनगढ़ भी जाता था, वहाँ भी क्लासें लेता था अपने साथी विद्वान साथियों से, खासकर बाबू भाई वगैरह, खेमचंद भाई, नेमीचंद जी पाटनी, इन सब लोगों से ये कहा करता था कि भाई इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो वो कहते थे ठीक है ठीक है। फिर एक अवसर ऐसा आया कि जब मैं यहाँ आया तो आते ही मैंने सबसे पहले एक छात्रावास शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा भरोसा नहीं था कि महाविद्यालय शुरू करेंगे तो विद्यार्थी आ जाएंगे। मैंने भी गुरुदेव श्री का और सबका इतना विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया था कि मैं जो कहूँगा वो सब मानेंगे। तो छात्रावास शुरू किया, उसमें 32 लड़कों से शुरू किया था। 2 साल तक वो चला। 2 साल बाद मैंने जो ये विद्वत परिषद है जिसका आजकल मैं अध्यक्ष हूँ, इस विद्वत परिषद का कार्यकारिणी का अधिवेशन मैंने यहाँ बुलाया था। मैं चाहता था कि सारे विद्वान आकर के यहाँ संस्था को देखें और उसके संबंध में अपनी राय बनाएं और राय देवें। तो उसमें सभी ग्रुप के सभी तरह के विद्वान आए। उन विद्वानों में कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो बहुत अधिक पूज्य गुरुदेव श्री को नापसंद करते थे। उन विद्वानों ने उन विद्यार्थियों से मिले और उनको ये समझने की कोशिश की कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। तो सभी लोग समाज में से आए थे और उस वक्त ऐसा बंटवारा नहीं था कि ये मोक्षु समाज है और ये मुनिपंथी समाज है। अधिकांश सब मुनिपंथियों के ही लड़के थे। उन्हें भड़काया। गोदिका जी ने अपने घर पर सब विद्वानों का भोजन रखा था और वो जो 32 विद्यार्थी थे उनके लिए भी पूरा वही भोजन जो वहाँ सब विद्वानों को कराया था यहीं पर भेजा था कि जे यहाँ पर उनके घर पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है सबको जमाने की, तो ये इधर सबको जमा दो। तो इस मुद्दे को पकड़कर उन विद्वानों ने कहा तुम्हारा ये अपमान है, गोदिका जी को घर पे बुला के तुम्हें भोजन कराना चाहिए था। तुम सब विद्वानों के साथ मिलते, तुम्हारा परिचय होता, ये होता वो होता, बहुत बातें, और तुमको इस भोजन का बहिष्कार करना चाहिए। तो उन विद्यार्थियों ने वो भोजन नहीं किया, भूखे रहे, बहिष्कार किया और वातावरण एकदम बिगड़ गया। फिर किसी तरह समझा बुझा करके सब कुछ हुआ, लेकिन बाबू भाई जी, गोदिका जी, इन सब का दिमाग एकदम उस छात्रावास के विरुद्ध हो गया कि हमको ऐसा छात्रावास नहीं चलाना। और बाबू भाई जी ने मेरे से कहा कि आपको जो भी करना है ना, विद्यार्थियों का सहयोग, आपके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति इतना भाव है तो जितना स्कॉलरशिप देना हो हम देंगे, सबको स्कॉलरशिप दे दूँ, लेकिन अपने घर में मत रखो, क्योंकि इस तरह से होता है कोई भी भड़का देगा, कभी भी भड़क जाएंगे, कुछ भी करेंगे, इसलिए अपन को नहीं रखना। और गोदिका जी तो इतना नाराज थे कि आज ही निकालो, कितना ही खर्चा हो जाए, कुछ भी हो जाओ, कल से मेरे यहाँ ये नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, अगली साल अपन आवश्यकता नहीं निकालेंगे, किसी को भर्ती नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जो बाकी के 3-4 महीने हैं ये तो ये चलने दो।
इस तरह वो 3-4 महीने चला और अगली साल फिर हमने कोई आवश्यकता वगैरह नहीं निकाली, वो विद्यालय वो ख़त्म हो गया। उसके समाप्त हो जाने से ये महाविद्यालय फिर 10 साल लेट हो गया, क्योंकि हम सबको कहते थे और लोग कहते थे भाई विद्यार्थियों की बात छोड़ो, आजकल बहुत उद्दंडता है, यूनिवर्सिटी में कितनी उद्दंडता होती है। यूनिवर्सिटियों में जो वो होते थे ना दीक्षांत समारोह, वो बंद हो गए थे विद्यार्थियों की उद्दंडता की वजह से, नहीं तो उसमें राष्ट्रपति आते थे, प्रधानमंत्री आते थे, सब बंद हो गए थे। जब सोनगढ़ में परमागम मंदिर बना था, परमागम मंदिर देखा होगा आप लोगों ने, है तो मुंबई वाले बनाने वाले थे, मुंबई मुख्यमंडल वाले, और पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए थे सब जने, मैं भी साथ में था, और वो ने 3 लाख का बजट बनाया था। 3 लाख में क्या बनेगा, 3 लाख में तो कुछ परमागम मंदिर नहीं बनता है। बोले कि देखो गुरुदेव को यदि ज़्यादा बताएंगे तो फिर वो मंजूरी नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि 10-20 लाख रुपया खर्च होंगे तो नहीं हमको नहीं बनाना, नहीं बना, इसलिए आप पास हो जान दो, फिर जितना लगेगा हम सब खर्च करेंगे। 25 लाख लगेगा तो 25 लाख करेंगे, लेकिन एक दफ़े से पास हो जाने दो। जब पूज्य गुरुदेव श्री के सामने गए और बात हो रही थी तो मेरे मन में तो ये महाविद्यालय जम रहा था ना, तो मैंने वहीं कहा कि क्यों 3 लाख रुपए तुम यहाँ बर्बाद करते हो, बिल्डिंग बना के क्या करोगे, ये 3 लाख रुपए मुझे दो तो मैं जिंदा परमागम मंदिर बना दूंगा। तो एक चिमन भाई ले थे, वो बम्बई के मंत्री थे मुख्यमंडल के, उनने मेरे से कहा कि आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, आप अभी चुप रहो, आप जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन अभी हमारी योजना पास हो जाने दो। और इस तरह फिर मुझे उनने चुप कर दिया और वो परमागम मंदिर की योजना पास हो गई। फिर उनके 25 लाख रुपए खर्च हुए और वो परमागम मंदिर बना। अब मैं उनसे कहता था अभी विद्यालय का क्या हुआ, तो ऐसे ही चलती रहती थी, करेंगे 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 करेंगे। जब सोनगढ़ का पंच कल्याणक हुआ तो वहाँ पे तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना हुई। कैसे हुई बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि कुंभोज बाहुबली से ब्रह्मचारी गजाबेन, ब्रह्मचारी मानिकचंद जी चमरे वगैरह आए थे और वो चाहते थे कि इस पंच कल्याणक के अवसर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कम से कम 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, और क्योंकि हमको श्वेतांबरों से लड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है तीर्थों की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने वहाँ अपील की थी और सब लोगों ने लिखाया था तो 2.5 लाख रुपए लिखे गए थे। तो गोदका जी वहीं सामने बैठे थे। गोदका जी वहाँ पर शायद सौधर्मेंद्र बने थे, मेरे ध्यान ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री का नाम जोड़कर और एक नया तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाया जाए, तो मैं 1,11,000 रुपया देने को लिखा था, और यदि नहीं बनाना है तो मैं 11,000 देता हूँ। तो उन लोगों ने भी कहा कि यदि ऐसा कोई तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनता है और हमारी डबल ताकत हो जाएगी और गुरुदेव श्री का नाम जुड़ेगा तो पैसा भी जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि वो बनता है तो ये 2.5 लाख रुपया जो हमें मिले हैं वो भी हम उसी को दे देंगे। और उस वक्त फिर ये घोषणा हो गई कि हम गुरुदेव के नाम पर एक सुरक्षा ट्रस्ट बनाएंगे, और ये बन गया। और फिर सारे देश में घूमे बाबू भाई, और उन्होंने उसमें लाखों रुपया इकट्ठे किए। बाबू भाई मेरे से बोले कि आप कहते थे कि महाविद्यालय बनना चाहिए, अब आप बनाओ ना महाविद्यालय, खर्चे की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, कौन कहाँ तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, सारा जो भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे। तो हम बम्बई में बैठे
बम्बई मंडल के जो अध्यक्ष थे उनके घर पर खाने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। मैं, लालचंद भाई, बाबू भाई, पाटनी जी, शशि भाई और भी बहुत लोग थे, 5-7 जने। और वहाँ पर इस बात पर विचार विमर्श हुआ और वहाँ हमने तय किया कि महाविद्यालय खोलें। और महाविद्यालय वो जयपुर में खोलें क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में शास्त्री का कोर्स था और गुजरात में ऐसा कोई कोर्स नहीं था कहीं भी। और सोनगढ़ में तो होने का सवाल ही नहीं था, वो तो एक गांव था। तो वो यहाँ इसलिए खुल सकता था और यहाँ मैं था, संभालने कोई दूसरा तैयार नहीं था, मैं ही मुझे संभालना था। और गोदका जी ने कहा था मैं जगह देता हूँ, उन्हें स्मारक उनने बनाया ही था, समझे ना। तो तब तक वही चला रहे थे स्मारक को, कहीं समाज से कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं करते थे। और ऐसा था कि भाई मैं ही चलाऊँगा। हमने कहा कि नहीं, अभी 7 कमरे हमारे लिए बनाना है, नीचे 7 ही कमरे थे बस। तो ऊपर इसके हम पहली विंग बनाएंगे, 7 कमरे, हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक कमरे का लेंगे। तो उन्हें कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन कारीगर को बुलाकर वो कमरे बनवाने का काम लगा दिया और कहा किसी से पैसा मांगना नहीं, मैं बना देता हूँ आपके 7 कमरे। और उन्होंने कमरे बना दिए। मैंने वो पूरी तरह से, तो हम सब लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, कमरे बना देना अच्छा नहीं है। अरे मैंने कहा ऐसी संस्थाएं समाज के भरोसे चलती हैं, एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती हैं। ये समाज का सहयोग लेना चाहिए, सिर्फ सहयोग की बात नहीं है बल्कि उनकी भावना इससे जुड़ती है। और रतनलाल जी को ट्रस्टी बनाने की बात थी तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि आप डोनेशन नहीं लेंगे तो हम फिर ट्रस्टी नहीं बनेंगे, फिर तो आपकी ये पर्सनल संस्था है तो आप चलाइए। तो इस तरह उन्होंने कह दिया कि भाई मैं जगह देता हूँ और अब जितनी भी जगह होगी सब मैं देता हूँ। तो वहाँ हमने जब ये नक्की कर लिया सब, तो एक बड़ी समस्या ये थी कि पूज्य गुरुदेव श्री से स्वीकृत कराए बिना कोई योजना हम चालू नहीं कर सकते थे। करते थे तो उनके आसपास कुछ लोग ऐसे रहते थे कि वे गुरुदेव को भड़का देते थे और गुरुदेव के मुख से कुछ भी कमेंट्स निकल जाता था तो फिर वो योजना फेल हो जाती थी। तो कहा कि भाई ये किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए और सबसे पहले गुरुदेव श्री के पास जाकर और ये इस बात को स्वीकृत कराना चाहिए। गुरुदेव श्री का नेचर ऐसा था, जो पहले आया सो मीर, और जो पहले आया उसकी बात सच्ची और उसके बाद में जो आया उसे डांटते फटकार देते थे, कुछ नहीं चला प्रभु को, जो उनने बताई वो सच्ची। तो महाविद्यालय की बात यदि किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचती और वो कहता कि ये अच्छा नहीं है, और सबसे मजबूत प्रश्न ये था कि जयपुर में क्यों, सोनगढ़ में क्यों नहीं, क्या अब वो बात गुरुदेव के हृदय में जम जाती। तो ये तय किया गया कि सुबह की ही फ्लाइट से मैं और शशि भाई दोनों जने सोनगढ़ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव श्री से सबसे पहले एकांत में मिलकर ये समाचार सुनाएंगे और उनसे मंजूरी ले लेंगे। उस वक्त मेरी प्रति गुरुदेव का बहुत वात्सल्य भाव था और उसकी वजह से लोगों को भरोसा था कि डॉक्टर साहब जाएंगे तो गुरुदेव से मंजूरी करा लेंगे। फिर हम दोनों जने गए और हमने गुरुदेव को सारी बात समझाई। वो 3 पॉइंट वहाँ बताए कि जयपुर में क्यों, अपने आप ही कि एक तो मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है, इसलिए फिर मुझे सोनगढ़ आना पड़ेगा तो जयपुर की संस्था फिर ख़त्म हो जाएगी। और गोदका जी ने इतनी मेहनत की है, ये किया है, सब किया है, तो ये ठीक नहीं। तो गुरुदेव के हृदय में गोदका जी के प्रति भी बहुत प्रेम था, टोडरमल जी की वजह से जयपुर के प्रति भी बहुत प्रेम था। तो उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जिसमें जैन दर्शन का कोर्स है, जिससे डिग्री मिल सकती है और वो विद्यार्थियों का भविष्य जो है ना, बिल्कुल अकेला धर्म पढ़ने के लिए और बिना कोई डिग्री मिले तो कोई आता नहीं ना, वो थी। और तीसरी जगह थी, नहीं तो कहीं भी बिल्डिंग बनानी पड़ती, पहले उसके लिए पैसा इकट्ठा करो फिर बिल्डिंग बन जाए। तो ये सब बातों के कारण गुरुदेव ने मंजूरी दे दी
और एक दफ़े गुरुदेव के मुँह से प्रवचनों में निकल गया कि भाई ये पंडित जी आए हैं और ये महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जतीश भाई तुम लोग सब जाना पढ़ना। कि साहब आपके पास आए हैं और आपके पास रहते हैं जे, और इन्हें आप कहते जयपुर जाना, आपको छोड़ के जयपुर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, पढ़ाई होगी ना, अपना जैन धर्म की जो हम बताते हैं वही तो पढ़ाएंगे पंडित जी। और इस तरह उन्होंने दिल खोल के समर्थन कर दिया और ये महाविद्यालय की स्थापना। ये स्थापना की बात आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता था, क्योंकि उसमें जो लोग मौजूद थे जिनने इस सारे काम किया, अब उसमें मैं ही अकेला बचा हूँ। सबका स्वर्गवास हो गया है कि जो आपको ये बताते, मेरे कहने का मतलब ये है। और मैं भी साल 2 साल में चला जाऊँगा, ये बादल जाने वाले हैं ना तो फिर कौन बताएगा। इसलिए मेरे मन में आती है कि जो ऐतिहासिक बातें हैं, महाविद्यालय के जन्म की कथा का इतिहास है, वो हम आपको बताएं। 4 साल तक महाविद्यालय को मैंने अकेले, मैं था, धर्म की पढ़ाई के लिए तो मैं ही था, और व्याकरण की पढ़ाई के लिए एक परमेश्वर मिश्र करके ब्राह्मण पंडित थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ था, हमें लक्ष्मीदान कौमुदी पढ़ाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनका इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे, और पादनी जी का नेचर ज़रा पैसे के मामले में ज़रा टाइट था, तो उनसे पूछा कि भाई आप क्या लेंगे, मतलब आएंगे पढ़ाने 2 घंटे के लिए तो आपको क्या पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने जो पैसे बताए, मैं पैसों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज तो वो कुछ नहीं दिखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये है और आपको ये है, और आने जाने के लिए आपको अलग से व्यवस्था की जाएगी, उसका खर्चा भी संस्था उठाएगी। पादनी जी बोले कि आपने उनने मांगा वो हाँ कर दी। अरे थोड़ा बहुत तो भाग में करनी थी। उन्होंने कहा पादनी जी आप समझते नहीं हैं ये पढ़ाई क्या है और ये कैसे विद्वान हैं। मैं यही पढ़ा सकते हैं लक्ष्मीधाम कौमुदी, है ना। इनकी क्या कीमत है आपकी समझ में नहीं है, इसलिए आप इस दिमाग को छोड़ दो क्या। और फिर उन्होंने सारे पहले बैच को लक्ष्मीधाम कौमुदी वगैरह पढ़ाई, और बाकी ये सब्जेक्ट सब मैं ही पढ़ाता था। मैंने न्यायदीप का, परीक्षा मुख सूत्र, तत्व सूत्र, और जो भी थे सब सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता था। 3 साल तक तो 3 बैच हो गए। पहले बैच में जतीश भाई थे, अभय कुमार जी थे, दूसरे में शांति पाटिल थे, और लोग थे, नरेंद्र जी आते हैं वो थे, तीसरे में वीर सागर थे। इन बैचों को तो मैंने ही पढ़ाया। अब फिर जब 3-3, 4-4 क्लासें हो गई तो फिर मैं उतना नहीं पढ़ा सकता था, तो फिर अपन बहुत लोगों को बुलाया, इंटरव्यू लिया, लेकिन वो कोई जचे नहीं, क्योंकि उनको कुछ न्याय शास्त्र में कुछ आता नहीं था। तो उनको बुलाया, हम पूछें तो उन्हें कुछ पता नहीं, सर्वज्ञता का ही पता नहीं था, कुछ नहीं था। तो बाबू भाई बोले कि आप बड़े दादा को क्यों नहीं बुला लेते। अजमेर की बात है, सवेर अजमेर में था, वो किले के ऊपर लग रहा था। तो वहाँ मैंने कहा भाई बड़े दादा को बुलाना है तो ये काम आप लोगों का है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये प्रस्ताव नहीं रख सकता कि भी बड़े दादा को बुला लिया जाए। फिर शुरू हो जाता है ना कि देखो सब गांधी परिवार लग गया, बस देश में उनका बेटा बच्चा होता, सब वही के वही लगते जाएंगे, दूसरा कोई आएगा नहीं जो और का विद्वान नहीं है समाज में। तो बोले नहीं नहीं ये बात छोड़ो आप। फिर दादा तो वहीं थे, क्लास ले रहे थे, प्रशिक्षण शिविर था। तो पादनी जी ने और बाबू भाई ने दादा से कहा कि भाई ऐसा ऐसा है और डॉक्टर साहब के सहयोग के लिए आप आ जाएं और वहाँ से छोड़ दें, हम जो भी व्यवस्था है हम करेंगे सब आपकी। तो अभी उन्होंने कहा मैं सोचूंगा, मेरे से बात करूंगा और भाभी से बात करूंगा। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना एकदम ऐसे ही आ जाए, क्योंकि उनकी भी सर्विस वहाँ थी। तो कहा कि उनको भी हम रख लेंगे, उनको भी, उनसे भी काम लेंगे। और इस तरह से फिर
ये आया, भाभी कह रहे नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो दादा ने कह दिया कि ठीक है तू यहीं रहना, मैं तो जाऊंगा। अभी भाभी भी यहाँ बैठी हैं, दादा भी बैठे हैं, दोनों के सामने कह रहा हूँ मैं कि मैं तो जाऊंगा, चल जाएगा। फिर दादा आ गए, दादा फिर धीरे धीरे हमारे विद्यार्थी तैयार हो गए, अभय जी, शांति जी सब तैयार हो गए ना। तो जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होते थे मैं हर एक को रख लेता था। सबसे पहले मैं अभय जी थे, दूसरे में शांति जी थे, तीसरे में वीर सागर था, मैं सबको रख लिया था। तो राकेश जी तो आपने अभी बनाए थे ना, तो राकेश जी भी आए थे, उन्हें भी रख लिया था। ख्याल में है ना कि भाई हमको प्रतिभाशाली लोग तो चाहिए ना, मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ। और इस तरह से फिर ये विद्यालय, उसके बाद की कहानी तो बहुत कुछ आप लोगों को पता है, वो सब चल रहा है। बीच बीच में इस पर भी बहुत झंझटें आई, बहुत तकलीफ़ें हुई, सब हुई। वो कभी मौका होगा तो बताएंगे, ज़रूरत होगी तो, नहीं तो क्या ज़रूरत है उन तकलीफ़ों की। हम जहाँ आ गए अब तो हमें उससे आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज इसके आप मेंबर हैं, 1000 लोग इसके सदस्य हैं और उनको इसके बढ़ाने की चिंता है, तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा और वीतरागी तत्व ज्ञान को ये आगे पहुंचाएगा। सर एक बात मैंने आपको प्रवचन में बताई थी कि मैं देवलाली में प्रवचन कर रहा था, अभी की बात है 2-3 महीना पहले की शांति जी। तो एक लड़का खड़ा होगा तो बोला पंचम काल के अंत तक हमें इस तत्व ज्ञान को पहुंचाने की जिम्मेवारी है, अब हम ये काम करेंगे। क्या? कब तक? पंचम काल के अंत तक। मैंने कहा क्या बोल रहा है तुम, पंचम काल के अंत में खत्म हो जाएगा फिर हमें इतना ही, हमको इतना ही रखना है। मैंने कहा पीढ़ियाँ 2 तरह की होती हैं, एक शरीर की, एक आत्मा की। ये जो शरीर की पीढ़ियाँ हमारे पिताजी, हमारे बच्चे अथवा हमारे गुरु और हमारे शिष्य, ऐसी पीढ़ियाँ चलती हैं ना। और आत्मा की है कि हम जिस भव से आए हैं फिर अगले किसी भव में जाएंगे ना। तो मैंने कहा हमारे तो सब विद्यार्थी और हम उसमें से हैं। हमारी पीढ़ियाँ अकेले भरत क्षेत्र नहीं है, ये 18,000 वर्ष नहीं है, ये काल नहीं है। क्या हम 18,000 वर्ष तक यहीं रहेंगे कि दूसरी जगह चले जाएंगे ना? वहाँ ये तत्व ज्ञान नहीं फैलाएंगे। ये तत्व ज्ञान तो हमारे साथ जाएगा ना। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की होती है आपने तो वो आपके साथ नहीं जाता, लेकिन ये तत्व ज्ञान तो आपके साथ जाएगा। तो हम तो इसे अकेले भरत क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेंगे और न 18,000 वर्ष तक, हमें तो समझ लो अनंत काल तक और पूरे विश्व में इसको फैलाना है। जहाँ रहेंगे वहाँ फैलाएंगे। सब लोग गारंटी से देवगति में तो जाने ही वाले हैं, स्वर्ग में ही जाएंगे। लेकिन मैं सुरक्षा के लिए देवगति बोलता हूँ कि कहीं ज़्यादा अतिशयोक्ति ना हो जाए। तो सब लोग हम स्वर्ग में ही जाने वाले लोग हैं और वहाँ जा कर के भी इस तत्व ज्ञान को हमें जन जन तक पहुँचाने का काम करते रहना है। और यहाँ जो हमारे आगे आगे विद्यार्थी आएंगे वो इस काम को करेंगे ही, इसलिए यहाँ भी चलेगा और सारे विश्व